ओके माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल गेट जोन। और आज के इस लेक्चर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के में फ्रिक्शन के अंदर ही एक नया जो टॉपिक ऐड हुआ है हाल ही में गेट एग्जाम में, डेट इज एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, वो कवर करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन में बेसिकली हमको ये 5 टॉपिक्स एडिशनल पढ़ने हैं क्योंकि गेट के सिलेबस में ऐड हुए हैं। और ये 5 टॉपिक्स जो हैं इसमें हमारे पास है वेज, स्क्रू जैक, बेल्ट एंड रोप फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इन व्हीकल्स एंड ब्रेक्स एंड क्लचेस। ये 5 टॉपिक हैं और मैकेनिक्स के अंदर जो है मैं ये सिर्फ 1, 2, 3 एंड 4 टॉपिक्स कवर करूँगा क्योंकि ब्रेक्स एंड क्लचेस वाला अपन मशीन डिज़ाइन में पढ़ेंगे। ठीक है, मशीन डिज़ाइन में पढ़ लेंगे ब्रेक्स एंड क्लचेस। तो ये बचे हुए जो 4 टॉपिक हैं, डेट इज वेज, स्क्रू जैक, बेल्ट एंड रोप फ्रिक्शन और फ्रिक्शन इन व्हीकल्स, ये अभी हम मैकेनिक्स में ही कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और फर्स्ट एप्लीकेशन जो है फ्रिक्शन की, डेट इज इन वेज, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। डेट इज द पहला टॉपिक जो हमारा है यहाँ पे। वेज। वेज क्या होता है? वेज क्या होता है? वेज एक बेसिकली ट्रायंगुलर शेप का एक टूल होता है जो कि यूज किया जाता है टू लिफ्ट द हैवी लोड्स बाय अप्लाइंग द स्मॉलर एफर्ट। बाय अप्लाइंग द स्मॉलर एफर्ट, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली इस तरीके का, जैसे मैं आपको बना के दिखाऊं, लाइक दिस, ये इस तरीके का एक टूल मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है। इसको हम लोग बोलते हैं वेज और ये यूज किया जाता है टू लिफ्ट द हैवी लोड्स बाय अप्लाइंग द स्मॉलर एफर्ट। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे ये जो एंगल होता है ना, ये जो एंगल है, दिस एंगल, दैट इज अल्फा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वेज एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं वेज एंगल। ठीक, और इसकी कुछ लेटर से पर्टिकुलर बेस की लेंथ हो गई L और इसकी हाइट हो गई पर्टिकुलर लेटर से H, इस तरीके से। तो ये जो एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है? ट्रायंगुलर वेज का। ट्रायंगुलर वेज का। वेज ट्रेपेजॉइडल भी हो सकता है और ट्रेपेजॉइडल वेज कैसा होगा? वो इस तरीके का होगा। ये है हमारा ट्रेपेजॉइडल वेज और यहां पे ये जो एंगल है अल्फा, ये क्या है? वेज एंगल। क्लियर? तो ये कौन सा वेज हुआ? ट्रेपेजॉइडल वेज। ट्रेपेजॉइडल वेज। क्लियर है? बोलिए जी। अब देखो यहां पर एक बात करते हैं कि ये वेज जो है हैवी ऑब्जेक्ट्स को कैसे उठा देता है बाय अप्लाइंग द स्मॉलर एफर्ट्स, है ना? ये बात यहाँ पे समझते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज की बात करते हैं इन टॉपिक्स के अंदर। मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है रेशियो होता है लोड का और एफर्ट का। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर लोड को हमको डिस्प्लेस करना है, तो उस लोड को डिस्प्लेस करने में हमने कितना एफर्ट लगाया और वो एफर्ट मिनिमम कितना हो सकता है, उसी बात को बताता है क्या? मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वॉल है और ये हमारे पास फ्लोर है। ठीक है, ये हमारे पास वॉल है और ये हमारे पास यहाँ पे फ्लोर हो गया। अब सपोज कीजिए कि एक ब्लॉक जो है जिसको कि हमको
लिफ्ट ऑफ करना है वो कुछ इस तरीके से है। ये है एक ब्लॉक, ठीक है। ये है हमारे पास एक ब्लॉक जिसका कि वेट है W डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता हुआ, और इस ब्लॉक को हमको इस वॉल के सहारे ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। तो वो लिफ्ट कैसे हो सकता है, हम यहाँ पे वेज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेज का इंट्रोड्यूस किया, वेज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं यहाँ, देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक वेज बना दिया। ये देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास आ गया वेज, ठीक। अब हमको इस W लोड को लिफ्ट कराना है ऊपर की तरफ इस वॉल के सहारे। तो हमको क्या करना है, इस वेज की हेल्प लेनी है। फॉर एग्जांपल इस वेज पे हम एक फोर्स लगाएंगे P, हमने एक फोर्स लगाया P इस वेज के ऊपर टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो वेज जो है इसके लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करेगा, और जब वेज लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करेगा तो ये जो ब्लॉक है, आप सोच के देखो, ये ब्लॉक जो है इस वॉल के अगेंस्ट कंस्ट्रेंड है, और जब वेज लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो ये जो ब्लॉक है डेट इज जिसका वेट W है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि ये जो वेज है हमारे पास, ये ट्रेवल करता है x यूनिट इन टाइम t, और सपोज कीजिए कि जब ये वेज x यूनिट टाइम t में ट्रेवल करता है तो ये जो हमारा ब्लॉक है ये y यूनिट ट्रेवल करता है उसी सेम टाइम में, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या है, सबसे पहली बात आती है यहाँ पे लोड, और ये जो लोड है हमने यहाँ पे W से दिखाया है। ये लोड क्या होता है, लोड होता है द वेट विच इज टू बी लिफ्टेड विद द हेल्प ऑफ वेज, ठीक है। ये लोड W क्या है, ये वो वेट है जिसको कि हमको उठाना है विद द हेल्प ऑफ वेज। फिर आता है दूसरा टर्मिनोलॉजी डेट इज एफर्ट। एफर्ट क्या होता है कि उस लोड को लिफ्ट कराने में जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग एफर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चा जो एफर्ट हो जाएगा ये हो जाएगा P। लोड हो गया W जिसको कि हमको लिफ्ट ऑफ करना है, और उस लोड को लिफ्ट कराने में जो एडिशनल फोर्स हमको चाहिए, एक फोर्स हमको चाहिए डेट इज P, ये क्या होता है, एफर्ट होता है, एफर्ट, ठीक। फिर यहां पे आता है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है रेशियो होता है किस किस का, लोड का और एफर्ट का। और जनरली इस मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, यानी कि एफर्ट की रिक्वायरमेंट कम होती है टू अप्लाई टू लिफ्ट अ गिवन लोड, और एफर्ट की रिक्वायरमेंट कम होती है टू लिफ्ट द पर्टिकुलर लोड। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा ग्रेटर देन 1 देखने को मिलता है। और बेसिकली यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन का यूज करते हैं, फ्रिक्शन का ही यूज करते हैं टू लिफ्ट द हैवी लोड्स। समझ में आ रही है बात, बोलिए जी। अब यहाँ पे फोर्थ टर्मिनोलॉजी आती है डेट इज द इनपुट।
ये इनपुट क्या होता है, ये होता है वर्क डन बाय द एफर्ट ऑन द वेज। मतलब हमने एज अ इनपुट क्या किया, वर्क किया वेज के ऊपर, जिसकी वजह से लोड W ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इनपुट क्या हो गया, वर्क डन बाय द एफर्ट ऑन द वेज। और बेसिकली जो इनपुट है ये वर्क डन है, तो वर्क डन क्या होता है, फॉर अ 1D मोशन लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो लोड है हमारे पास P और फॉर अ गिवन डिस्टेंस x इन टाइम t, ये हमारे पास हो गया इनपुट। दैट इज द वर्क डन बाय द एफर्ट ऑन द वेज। इसी तरीके से हमारे पास यहां पे आता है क्या, आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, वर्क डन बाय द वेज ऑन द लोड। ठीक है, वर्क डन बाय द वेज ऑन द लोड, यानी कि वर्क डन अगेंस्ट द लोड। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये W वाला लोड जो है नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, लेकिन वेज जब लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा था तो यहां पे हमने देखा कि मूव, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये ऊपर की तरफ हो रहा है। मतलब t टाइम में y यूनिट डिस्प्लेस किया ऊपर की तरफ। समझ में आ रही है बात, बोलिए। तो लोड तो W नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो जो वर्क डन हो रहा है वो हो रहा है अगेंस्ट द लोड W। समझ में आ गई। तो ये जो आउटपुट है ये वही है, दैट इज W इंटू वाई, दैट इज लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड। क्लियर, समझ में आ गई बात, बोलिए। यहां पे फिर आती है हमारे पास इफिशियंसी। इस पूरे सिस्टम की जो इफिशियंसी है ये होती है हमारे पास आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है, लोड इंटू वाई, और इनपुट क्या है, P इंटू एक्स। तो यहां से आपने देखा ये निकल करके आ गया WYP इंटू YYX। लेकिन ये YYX क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। एक होता है टर्मिनोलॉजी वेलोसिटी रेशियो, दैट इज VR। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ लोड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या हो जाएगा, x यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, तो x अपॉन t। और वेलोसिटी ऑफ लोड क्या हो जाएगा, y अपॉन t। तो इसको आप यहां पे देख सकते हो, ये हो जाएगा हमारे पास x अपॉन y। तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी रेशियो आ गया, दैट इज x अपॉन y। जब इस वेलोसिटी रेशियो को आप इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो इफिशियंसी जो आ जाती है ये आ जाती है कितना, लोड अपॉन एफर्ट इंटू 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, क्लियर। और लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है बच्चे, मैकेनिकल एडवांटेज होता है। तो यहां से हमारे पास इफिशियंसी आ जाती है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय द वेलोसिटी रेशियो। क्लियर है, बोलिए। अब क्योंकि हमारी जो इफिशियंसी है वो हमेशा 1 से कम होगी, ठीक है, इफिशियंसी है हमेशा 1 से कम होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा वेलोसिटी रेशियो से छोटा होता है। क्लियर। अब यहां पे क्या है कि जब हम यहां पे बात करते हैं वर्क लॉस्ट इन फ्रिक्शन, ऐसा नहीं है कि कंजर्वेशन हो रहा हो, यहां पे लॉस होता है वर्क का। फॉर एग्जांपल जो इसको दिया जाता है वर्क लॉस्ट इन फ्रिक्शन को, ये होता है डिफरेंस बिटवीन द इनपुट माइनस आउटपुट। ठीक है, दैट इज द वर्क डन
बाई द एफर्ट ऑन द वेज दैट इज P इंटू एक्स माइनस आउटपुट क्या था, वर्क डन अगेंस्ट द लोड दैट इज W इंटू वाई। ठीक माय डियर, अभी समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है, ये बस मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है कि इस तरीके की बातें यहाँ पे होती है। लेकिन मैकेनिक्स के अंदर जब वेज का प्रॉब्लम आएगा ना तो 90% केस में आपको इन सबका यूज ही नहीं करना है। समझ में आ रही है बात? 90% केस में इन सबका यूज ही नहीं करना, आपको सिर्फ वहाँ पे मैकेनिक्स लगा के सॉल्व कर देना है क्वेश्चन। देखते हैं कि कैसे इसके अंदर क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वेज के अंदर। तो ये सारी हमने छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये सारी हमने यहाँ पे देख ली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस ऑफ वेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक फ्लोर है और इसी के अगेंस्ट में एक यहाँ पे वॉल है, वॉल लाइक दिस। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लोड है डेट इज इस तरीके से, ये ठीक, जिसको कि हमको उठाना है विद द हेल्प ऑफ वेज। और यहाँ पे एक वेज मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ इस तरीके से। ये मैंने यहाँ पे वेज बना के आपको दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है डेट इज द बॉडी नंबर 1, इसको हमने बोल दिया है क्या, ये ब्लॉक है जिसको कि हमको लिफ्ट कराना है। और ये जो बॉडी नंबर 2 है ये क्या है, वेज है, वेज जिसकी हेल्प से हम इसको लिफ्ट कराएंगे। और इस वेज का जो वेज एंगल है ये है हमारे पास यहाँ पे अल्फा। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमको एक लोड की ज़रूरत पड़ेगी इस वेज पे लगाने के लिए, ताकि ये लेफ्ट की तरफ मूव करे और उसके बाद जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ मूव करे। तो हमने एक लोड लगा दिया P इस तरीके से इस वेज के ऊपर। ठीक है जी, क्लियर, ओके। नाउ अब यहाँ पे देखिए कि लेट अस से कि ये जो सरफेस है हमारे पास, इस तरीके से हमने यहाँ पे बना दिया और मैं इस फ्लोर को लेटर से 3 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब यहाँ पे कुछ सर्टेन एजम्पशंस हैं और वो एजम्पशन क्या है वो मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन करा देता हूं। एजम्पशन नंबर फर्स्ट कि वेट ऑफ द वेज इज निगलेक्टेड। जो बेटा वेज का वेट होगा वो निगलेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ब्लॉक के वेट के कंपैरिजन में वेज का वेट बहुत ही कम होता है। ठीक, दूसरी बात यहाँ पे क्या है बच्चे
कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हर कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच में क्या है, सेम है, और उसकी वैल्यू क्या है, म्यू, डेट इज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ऑल कॉन्टैक्टिंग सरफेस। क्लियर? अब माय डियर, जब हमने फ्रिक्शन की बात की थी तो वहां पे आपको एक बताया था कॉन्टैक्ट फोर्स का कंसेप्ट। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि जैसे ये हमारे पास एक फ्लोर है और इस फ्लोर के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है लाइक दिस, जिसका कि वेट है डाउनवर्ड्स W। इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी कैपिटल N, नॉर्मल रिएक्शन आएगी कैपिटल N। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमने इसके ऊपर लोड लगाया P, ठीक, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन था लगने वाला वो था पीछे की तरफ, डेट इज म्यू N। क्लियर? और ये कौन सा फ्रिक्शन है बच्चे? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, क्लियर? बोलो। तो यहां पे क्या होगा, जब हम यहां पे क्या करेंगे, इस म्यू एस, इस फ्रिक्शन का और इस नॉर्मल, जैसे ये हमारे पास यहाँ पे आ गया फ्रिक्शन फोर्स और यहाँ पे ये हमारे पास आ गया बच्चे के नॉर्मल रिएक्शन, तो इसका एक रिजल्टेंट होगा, डेट इज, उसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये R जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है फाई। ठीक है, और ये जो फाई होता है यहाँ पे, ये होता है क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे वेज के केस में फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की स्टडी अलग अलग ना करके एक सिंगल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स की स्टडी कर ली जाती है, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों के इफेक्ट शामिल हैं। अगर आप कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इसका ये वाला कंपोनेंट आपको नॉर्मल रिएक्शन दे देगा और नीचे वाला कंपोनेंट आपको फ्रिक्शन दे देगा। तो यहाँ पे जो स्टडी की जाती है वो कांटेक्ट फोर्स की जाती है, इससे हमारे पास जो चीज़ें हैं आसान हो जाती हैं। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है बच्चे, यहाँ पे जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो tan फाई जो हो जाता है, tan फाई जो हो जाता है यहाँ पर, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास F/N, और F क्या होता है, म्यू N। तो N से N खत्म हो गए, तो यहाँ पे फाई जो है ये आ जाता है tan इनवर्स म्यू। फाई जो है यहाँ पे आ जाता है tan इनवर्स म्यू, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको पता है तो आप वहां से एंगल ऑफ फ्रिक्शन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो बाय टेकिंग द tan इनवर्स ऑफ दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, क्लियर? तो ये कहानी है, इसी का यहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इसका यूज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले एजम्पशन आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, वेज का वेट हमने निगलेक्ट कर दिया है और हर कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है हमारे पास यहाँ पे म्यू। ठीक है, अब यहां पर जो बात होती है ना, जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है P मिनिमम का, डेट इज कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि जो ब्लॉक है ये लिफ्ट ऑफ हो जाए। यानी कि ब्लॉक अभी लिफ्ट हुआ नहीं है, ब्लॉक क्या है बच्चे, ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव अपवर्ड। यानी कि ये किस पे है, वर्ज ऑफ मोशन पे है, अभी मूव किया नहीं है, करने वाला है।
इसको बोलते हैं वर्ज ऑफ मोशन। और वर्ज ऑफ मोशन पे आप सभी को मालूम है क्या लगता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आया? अगर आपने लोड P मिनिमम से थोड़ा सा भी ज्यादा कर दिया तो अब ये मूव करने लगेगा ऊपर की तरफ। तो अभी यहां पे आप समझो ये P मिनिमम का मतलब है कि अभी ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव नहीं किया है, बस करने वाला है, एट द वर्ज ऑफ मोशन है, लेकिन अभी भी इक्विलिब्रियम में है। तो आप यहां पे समझ गए होंगे कि यहां पे हमको बेसिकली इक्विलिब्रियम की ही स्टडी करनी है। समझ में आ रही है बात? अब इक्विलिब्रियम की स्टडी कैसे की जाएगी? यहां पे सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे आपको बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो देखेंगे, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा आपको समझने में। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहां पे आपको बना के दिखाता हूं, इस पूरी स्क्रीन पे बना देता हूं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, जितनी भी इंटरेक्टिंग बॉडीज हैं उन सबको सेपरेट कर लेते हैं, है ना। सबसे पहला नियम ये होता है। ठीक, तो यहां पे हमने क्या किया, बॉडीज को सेपरेट कर लिया भाई। तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक आ गया। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास नीचे वेज आ जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे वेज बना दिया। अब जब ये सारी बॉडीज हमने सेपरेट कर ली हैं, तो अब इनके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये जो हमारे पास वेज है, इसका वेज एंगल जो है गिवन है, डेट इज अल्फा। ये हमारे पास अल्फा यहाँ पे नोन है। ठीक है जी, क्लियर। अब यहां से हम बनाना शुरू करते हैं, अपने फोर्सेस को ड्रॉ करना। ठीक है, अपने फोर्सेस को यहां पे ड्रॉ करना शुरू किया जाता है। अब देखिए यहां पर एक तो सबसे पहले जो फोर्स हमको दिख रहा है वो है एफर्ट, डेट इज P, और वो लग रहा है इस वेज पे टूवर्ड्स दी लेफ्ट। तो हमने यहाँ पे एक एफर्ट दिखा दिया, एक लोड दिखा दिया, डेट इज P, इस वेज के ऊपर। ठीक है जी, क्लियर। दूसरा जो हमको फोर्स दिख रहा है वो दिख रहा है इस ब्लॉक का वेट, डेट इज W, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। कौन लगाएगी? अर्थ। ठीक है जी, तो देखते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से मैं एक वर्टिकल लाइन यहां बनाता हूं। और अभी आप ये मत देखिए कि ये सेंट्रॉइड वगैरह पे लगेगा या नहीं, बस आप अभी ये देखिए कि यहाँ पे एक वेट हमको दिखेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता हुआ, एक वेट हमको यहाँ पे दिखेगा। और वो जो वेट होगा बच्चे का क्या होगा? W। ठीक है, एक W वेट यहाँ पे
डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? बोलिए जी। अब यहाँ पे एक बात सोचने की कोशिश करो, वो ये कि जब वेज इस फ्लोर के रेस्पेक्ट में टूवर्ड्स लेफ्ट जाएगा तो फ्लोर के रेस्पेक्ट में इस वेज का जो मोशन हो रहा है, इस फ्लोर के रेस्पेक्ट में इस वेज का जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है लेफ्ट की तरफ। तो फ्रिक्शन जो होगा इस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन इस वेज के ऊपर लगेगा राइट की तरफ। तो यहां पे एक मैं फ्रिक्शन फोर्स दिखाऊंगा, एक फ्रिक्शन फोर्स मैंने दिखाया टूवर्ड्स द राइट ऑन दिस वेज, ठीक है। और ये किसने लगाया है? सरफेस नंबर 3 ने लगाया है, तो मैंने इसको लिख दिया F3। क्लियर? बोलिए। ये वेज इस कॉन्टेक्टिंग सरफेस के साथ में है, तो कॉन्टेक्टिंग सरफेस इस वेज के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, और उस नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्टिंग सरफेस दिखाएंगे इस तरीके से। तो ये आ गई हमारे पास यहाँ पे क्या नॉर्मल रिएक्शन जो कि लगाई है सरफेस नंबर 3 ने इस वेज के ऊपर। क्लियर? तो ये दो फोर्स हमको पता चल रहे, ये फोर्स अप्लाइड एफर्ट P हमको पता चल गया और एक लोड W पता चल गया। अब एक बात ध्यान रखो कि जब हम वेज को मूव कराएंगे टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो ब्लॉक जो है मूव करने की कोशिश करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बात? जो टेंडेंसी है मोशन की, किसकी? ब्लॉक के मोशन की जो टेंडेंसी है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में इस वॉल के रेस्पेक्ट में। तो वॉल के रेस्पेक्ट में जो मोशन की टेंडेंसी है ब्लॉक की अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इस ब्लॉक के ऊपर। तो जो ब्लॉक है इसके ऊपर एक हमारे पास बच्चे फ्रिक्शन आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो फ्रिक्शन लगाया है ये लगाया है किसने? ये इसको हमने F1 कह दिया, दैट इज द फ्रिक्शन बिटवीन द वर्टिकल वॉल एंड द ब्लॉक। अब यहाँ पे कॉन्टेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे कॉन्टेक्टिंग सरफेस है, तो बेटा ये कॉन्टेक्टिंग सरफेस इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी इस ब्लॉक के ऊपर। तो हमने यहाँ पे इसका एक नॉर्मल रिएक्शन भी दिखा दिया और इसको हमने बोल दिया क्या? N1। क्लियर? समझ में आ गई बात? बोलिए जी। अभी ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कुछ फोर्सेस और रह गए हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ये वाली कॉन्टेक्टिंग सरफेस और रह गई है, इसकी एनालिसिस और करना रह गया है। माय डियर, एक बात समझने की कोशिश करो, जब आप वेज के ऊपर बैठोगे और जब वेज आगे की तरफ टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में चलेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो ब्लॉक है W वेट का इस वेज के ऊपर स्लाइड कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर लगने वाला जो फ्रिक्शन है, ब्लॉक के ऊपर लगने वाला जो फ्रिक्शन है ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि रिलेटिव मोशन का अपोज करना है, रिलेटिव मोशन का अपोज करना है। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे ये जो दो कॉन्टेक्टिंग सरफेस हैं इसके ऊपर एक मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हमको क्या देखने को मिलता है बच्चे? हमको देखने को मिलता है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस वेज की, तो जब हम इस वेज की बात करेंगे तो इस वेज के ऊपर लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, डेट इज F2, और इसके ऊपर लगने वाली जो नॉर्मल रिएक्शन होगी कॉन्टेक्टिंग सरफेस में वो होगी क्या? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लाइक दिस, और ये हो गई N2। ठीक है, अब माय डियर इस F2 का रिएक्शन भी आएगा इस डायरेक्शन में,
और वर्टिकल इसका नॉर्मल रिएक्शन का भी, नॉर्मल रिएक्शन जो N2 है इसका भी रिएक्शन फोर्स नीचे की तरफ हमने लगा दिया N2। ठीक है जी, बोलो क्लियर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि हमारे पास यहाँ पे कितने अननोन्स हो गए। ध्यान से देखो, F1 नहीं पता, N1 नहीं पता, F2 नहीं पता, N2 नहीं पता, समझ में आ रही बात, F3 नहीं पता, N3 नहीं पता। लोड हमको पता है और एफर्ट हमको पता है, एफर्ट भी नहीं पता है। समझ में आ रही है। तो बेसिकली करना क्या रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो यहाँ पे देखिए। मेरा जो सिस्टम था ना, ये सिर्फ वेज और ब्लॉक सिस्टम था, इसीलिए मैंने ये नॉर्मल रिएक्शन N3 और फ्रिक्शन के फोर्सेस रिएक्शन वाइज फ्लोर पे और वॉल पे नहीं दिखाए हैं। ठीक, क्लियर। तो अब यहाँ पे समझते हैं। देखो, अभी मैंने बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के फाई एंगल पे लगता है, वेयर फाई इज द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। और हमको मालूम है जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है बच्चे इस केस के अंदर वो हो जाएगा tan इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हर कॉन्टैक्टिंग सरफेस का सेम है, तो हर सरफेस का एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी सेम होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है। सबसे पहली बात मैं यहां पे आपको बताऊं कि इस फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का एक रिजल्टेंट होगा, और लेट अस से ये जो रिजल्टेंट है दैट इज द रिएक्शन फोर्स, इसको हमने R1 से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये जो रिएक्शन फोर्स है इस नॉर्मल रिएक्शन से फाई एंगल पे लग रहा है। क्लियर, बोलिए जी। इसी तरीके से यहां पे बच्चे क्या होगा, ये F2 और N2 के बीच में एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा दैट इज द रिएक्शन फोर्स। और ये रिएक्शन फोर्स आया इस तरीके से, और लेट अस से कि ये जो रिएक्शन फोर्स आया है ये आया है R2, और नॉर्मल रिएक्शन के साथ सेम एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई के साथ इंक्लाइंड है। क्लियर। अब बेटा ये जो नॉर्मल रिएक्शन आई है ये जो कांटेक्ट फोर्स आया है R2, इसका रिएक्शन भी तो इस डायरेक्शन में आएगा, डेट इज R2 मेकिंग एन एंगल फाई विद दिस नॉर्मल रिएक्शन N2। क्लियर है। इसी तरीके से बच्चे इस नॉर्मल रिएक्शन N3 और फ्रिक्शन F3 का एक रिजल्टेंट आएगा डेट इज द R3 मेकिंग एन एंगल फाई विद द नॉर्मल रिएक्शन N3। क्लियर, ये है कहानी। अब यहां पे काम कर सकते हो, एक यहां पे काम किया जा सकता है, और वो क्या कि अब यहां पे ये कंडीशन जो है एट द वर्ज ऑफ मोशन है, एट द वर्ज ऑफ मोशन है, यानी कि अभी मोशन हुआ नहीं है, होने वाला है, यानी कि अभी भी इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। तो यहां पे हम इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लेंगे। ये हमारे पास हो गया ब्लॉक, और ये हमारे पास हो गया यहाँ पे बच्चे वेज। तो दोनों की इक्विलिब्रियम हम अलग अलग देख लेंगे, और हम यहाँ से सारे अननोन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक के इक्विलिब्रियम की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो बेसिकली यहाँ पे आप देखो, ये हमारे पास 3 फोर्स सिस्टम है। ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्सेस जब हम देखेंगे, इक्विलिब्रियम जब हम देखेंगे, तो ये 3 फोर्स सिस्टम हुआ, क्योंकि हमको R1 से मतलब है, हमको इस R2 से मतलब है,
और हमको इस ब्लॉक के वेट से मतलब है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने R1 को काउंट कर लिया तो इसका मतलब ये है कि हमने F1 और N1 को काउंट कर लिया। अगर हमने R2 को काउंट कर लिया तो इसका मतलब ये है कि हमने F2 और N2 को काउंट कर लिया। मतलब R1 के अंदर F1 और N1 दोनों का इफेक्ट है और R2 के अंदर F2 और N2 दोनों का इफेक्ट है, और एक लोड है W। तो बेसिकली यहाँ पे 3 लोड हैं, डेट इज R1, R2 एंड W। ठीक, तो इक्विलिब्रियम ऑफ 3-4 सिस्टम आपको बहुत अच्छे से पता है। इक्विलिब्रियम ऑफ 3-4 सिस्टम आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी बॉडी पर लगने वाले जो फोर्स हैं वो 3 हैं और सेम प्लेन में हैं, सेम प्लेन में तो लग रहे हैं। और इस बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो उन सारे तीनों फोर्सेस को एक सिंगल पॉइंट से पास करना पड़ेगा। सिंगल पॉइंट से, सेम पॉइंट से पास करेंगे वो तीनों। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं 3-4 सिस्टम। और जब हम इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक की बात करेंगे तो इसके अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द फोर्सेस हैं, डेट इज एक तो है कॉन्टैक्ट फोर्स R1, दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स है R2 और एक है बॉडी का वेट, डेट इज W। तो जब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली XY सिस्टम बना लेते हैं, एक XY प्लेन। इस तरीके से हमने बच्चे बना लिया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी के वेट की। ये कहाँ लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा बॉडी का वेट W। तो बॉडी का जो वेट है W वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने लगा दिया, और देखो ये लगाया है। ये आ गया हमारे पास W। ठीक है जी। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है। एक है हमारे पास फोर्स R1, एक है हमारे पास फोर्स R1, और ये जो R1 फोर्स है बेटे, ये हॉरिजॉन्टल के साथ फाई एंगल बना रही है। देखो, आप खुद देखो, खुद देखो खुद। ये जो R1 है ये हॉरिजॉन्टल के साथ फाई एंगल बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक R1 कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे बना देते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ फाई एंगल बनाएगा, सॉरी फाई एंगल बनाएगा। ठीक है, क्लियर? ऑल राइट, वेरी गुड। नाउ अब हम बात करते हैं इस R2 की, इस R2 की, डेट इज पहले थोड़ा साफ सफाई कर लें यहां पे। ये जो हमारे पास R2 कॉन्टैक्ट फोर्स है इसकी स्टडी करते हैं। माय डियर, एक बात ध्यान से देखो, ये जो वेज एंगल है हमारे पास अल्फा, ये जो वेज एंगल है हमारे पास अल्फा, अगर ये एंगल अल्फा है तो बेटा ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा होगा। और ये एंगल अगर अल्फा है तो बेटा ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा होगा, अल्फा। ठीक है, तो आप यहां पे देखो कि जो R2 है, ये जो R2 है ये वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? ये है फाई और ये है अल्फा, तो टोटल ये हो गया फाई प्लस अल्फा। बोलो जी, समझ में आ रही बात? बोलिए। तो यहां पे जो कांटेक्ट फोर्स है R2 वो हमको दिखाना है एट एन एंगल फाई प्लस अल्फा, फाई प्लस अल्फा। तो एक बात देखो बच्चों, वो ये कि जैसे कि मैंने अभी जब ये लाइन बनाई थी, ध्यान से देखना, वन सेकेंड।
ये तो हो गया हमारे पास, देखो ये इस तरीके से। यहाँ पे जो आएगा ये आएगा कांटेक्ट फोर्स R2, और ये जो कांटेक्ट फोर्स R2 आएगा ये थोड़ा इंक्लाइंड बनेगा बेसिकली इस R1 से। तो मैं इस तरीके से बना देता हूँ और दूसरे कलर से भी बना देता हूँ इस तरीके से, लाइक दिस। और ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, फाई प्लस अल्फा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे 3 फोर्स हैं, एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, और तीनों का डायरेक्शन इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखें तो सेम नेचर के हैं। ठीक है, मतलब अवे फ्रॉम दिस पॉइंट है। तो आराम से यहाँ पे लेमीज थ्योरम लगाई जा सकती है, और लेमीज थ्योरम क्या कहती है कि R2 डिवाइडेड बाई इस बचे हुए ये जो 2 फोर्सेस हैं इनके बीच का जो एंगल है डेट इज साइन 90 माइनस फाई इज इक्वल टू W अपॉन ये जो हमारे पास यहाँ पे ये जो एंगल है 2 लोड R2 और R1 के बीच में, इसका साइन, और ये कितना हो जाएगा 90 प्लस फाई प्लस अल्फा प्लस फाई डेट इज 2 फाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू R1 अपॉन ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली साइन 180 माइनस फाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है, इसमें से फाई प्लस अल्फा हटा दो तो इतना एंगल मिल जाएगा। क्लियर। अब यहां पे देखो हो क्या रहा है कि ये जो 2 बॉडीज है ना, ये जो 2 बॉडीज हैं, इन दोनों बॉडीज के इंटरेक्शन में एक कॉमन फोर्स है कॉन्टेक्टिंग सरफेस पे, डेट इज R2। समझ में आ रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन मिली है, यहां पे हमको W पता रहेगा, ये सारे एंगल पता रहेंगे, यहां से हम R2 फाइंड कर लेंगे, और जब ये R2 पता चल जाएगा तो उस R2 को यहां रख करके इसके इक्विलिब्रियम को देख लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ वेज की यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ वेज की यहाँ पे बच्चे बात होगी, और देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ वेज की जब यहाँ पे बात करेंगे तो कौन कौन से फोर्स दिखेंगे आपको। तो पहले तो मैं यहाँ पे फिर से एक एक्सिस बना देता हूँ, और ये जो एक्सिस बन गई है, अब यहाँ पे हम देखते हैं फोर्सेस। इस वेज पे लगने वाले जो फोर्स हैं कौन कौन से हैं, एक तो है P, एक है R3 और एक है R2। R2 के अंदर N2 F2 दोनों आ गए, R3 के अंदर F3 N3 दोनों आ गए। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ से हमारे पास 3 लोड आ गए इस वेज के ऊपर लगने वाले। तो वेज कैसा रहेगा बेटा, इक्विलिब्रियम में रहना है, तो 3-4 सिस्टम की इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी लगेगी। तो वेज पे तो एक क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है P हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मैं क्या करता हूँ, एक जो P लोड है, जो फोर्स है P हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो मैंने यहाँ पे इसको दिखा दिया लाइक दिस। P के अलावा एक फोर्स है R3 जो कि वर्टिकल से फाई एंगल पे लग रहा है। ठीक है, वर्टिकल से फाई एंगल पे लग रहा है। तो यहां से हमने एक फोर्स डेट इज R3 लगा दिया जो कि वर्टिकल से फाई एंगल पे लग रहा है।
लेकिन बच्चे अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अब आप देखो एक चीज़, और वो ये कि R2 जो फोर्स है वो वर्टिकल से कितने एंगल पे लग रहा है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करता हूँ पहले। देखो बेसिकली मैं यहाँ पे अगर एक डॉटेड लाइन बनाऊँ लाइक दिस, ये भी हमारी एक वर्टिकल लाइन ही है। ये एंगल अगर अल्फा है तो बेटा ये एंगल भी अल्फा होगा, तो ये टोटल एंगल 5 प्लस अल्फा हो गया। मतलब R2 भी 5 प्लस अल्फा एंगल पे लगेगा वर्टिकल से। ठीक, तो यहाँ पे हमने लगा दिया R2 और ये कितने एंगल पे लग रहा है, 5 प्लस अल्फा एंगल पे लग रहा है। तो यहाँ पे फिर से आराम से लिमिट थ्योरम लग जाएगी, डेट इज P अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस ये टोटल एंगल डेट इज 5 प्लस अल्फा डेट इज 2 ये इज इक्वल टू R3 अपॉन साइन 90 प्लस 5 प्लस अल्फा, ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू R2 अपॉन साइन 90 प्लस 5। ये हमारे पास आ गई लिमिट थ्योरम से इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से हम क्या करते हैं, R2 निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो हमारे पास R2 आएगा ये आएगा W साइन 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई, सॉरी अल्फा नहीं है यहाँ पे 5 है, डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस 2 प्लस अल्फा, साइन 90 प्लस 2 प्लस अल्फा। ठीक है जी, पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा हमारे पास P अपॉन साइन 180 माइनस 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू W साइन 90 माइनस 5 डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस 2 प्लस अल्फा साइन 90 प्लस 5। R2 की वैल्यू पुट कर दी है इसमें, बस और कुछ नहीं किया है। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक सब आइडेंटिटीज जो होती हैं, डेट इज साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, है ना, वो जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि देखो ये हो जाएगा P साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है बेटे, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2 प्लस अल्फा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा इतना। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस 2 प्लस अल्फा, और साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस। तो कॉस 5 से कॉस 5 कैंसिल हो गए, तो यहाँ से P की वैल्यू जो आ जाती है ये आ जाती है W इंटू 10 ऑफ 2 प्लस अल्फा फॉर द गिवन लोड W। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ P so that the block will move upward। जब हम इतना मिनिमम फोर्स इस वेज के ऊपर लगाएंगे तो जो ब्लॉक होगा हमारा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। समझ में आ रही बात, बोलो। अब यहां से एक चीज देखो, और वो ये कि अगर हम यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो वो होता है लोड वर्सेस एफर्ट। लोड कितना है W और एफर्ट कितना है P।
तो कहने का मतलब ये है मैकेनिकल एडवांटेज हम चाहते हैं कि 1 से बड़ी हो, ठीक, क्योंकि एफर्ट कम होना चाहिए फॉर अ गिवन लोड, जिसको लिफ्ट करना है उसको लिफ्ट कराने के लिए जो एफर्ट है वो कम होना चाहिए। तो जो मैकेनिकल एडवांटेज है 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप एक बात देखिए कि जब हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्या, 10 2 फाई प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि P अपॉन W आ जाएगा ना, ठीक। या फिर एक काम कर, देखो इस तरीके से हो गया, बोलो, या फिर इसको और ठीक तरीके से देखना है तो ऐसे देख लो। चलो मैकेनिकल एडवांटेज जो इस केस में होगा ये हो जाएगा W अपॉन P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 10 2 फाई प्लस अल्फ़ा, और ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 से बड़ी। इसका मतलब क्या हो गया कि 10 2 फाई प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। 10 2 फाई प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। 10 2 फाई प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब जैसे जैसे टेन थीटा की अगर हम लोग बात करें, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है वैसे वैसे 10 की वैल्यू भी इंक्रीज करती है, और थीटा की वैल्यू जब 45 होती है उस टाइम पे 10 की वैल्यू 1 हो जाती है। लेकिन हमको 10 थीटा 1 से बड़ा चाहिए, तो इसका मतलब थीटा 45 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये जो एंगल है 2 फाई प्लस अल्फ़ा, 2 फाई प्लस अल्फ़ा, ये होना चाहिए ज़्यादा, किससे, 45 डिग्री से। अगर ऐसा हो रहा है गलत हो गया क्या, गलत हो गया, थोड़ा सा गलती कर दी मैंने यहाँ पे। और वो गलती मैथमेटिकल गलती हो गई। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये आ जाएगा 10 2 फाई प्लस अल्फ़ा इज लेस देन 1, ये आएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 फाई प्लस अल्फ़ा शुड बी लेस देन 45 डिग्रीज, 2 फाई प्लस अल्फ़ा शुड बी लेस देन 45 डिग्रीज। अगर ऐसा है तो हमको रिक्वायर्ड जो एफर्ट है P वो कम चाहिए होगा टू लिफ्ट द लोड। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अगर 2 फाई प्लस अल्फ़ा ग्रेटर देन 45 डिग्री हो गया, अगर 2 फाई प्लस अल्फ़ा ग्रेटर देन 45 डिग्री हो गया, समझ में आ रही है, तो क्या होगा, हमको लोड से भी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और ये सिस्टम मशीन नहीं कहलाएगा। बेसिकली एक्चुअल में होगा क्या कि जब लोड, ऐसी मशीन का क्या फ़ायदा कि लोड को लिफ्ट कराने के लिए हमको लोड से भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। समझ में आ रही है बात। तो ये है कहानी। तो ये वेज तभी सक्सेसफुल है जब ये केस बनेगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे हैं और वो क्या करेंगे, वो इन फॉर्मूलों को रट लेंगे, है ना, इस फॉर्मूले को रट लेंगे, डेट इज P इक्वल टू W10 2 फाई प्लस अल्फ़ा। लेकिन रटते वक्त वो इस बात को भूल जाएंगे कि यहाँ पे हमने एक एजम्पशन ली थी, और वो एजम्पशन क्या थी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हर कॉन्टैक्टिंग सरफेस का सेम है म्यू, तभी फ्रिक्शन एंगल हर जगह का कांस्टेंट है फाई। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया हर जगह का फ्रिक्शन एंगल अलग अलग दे दिया तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा बच्चे, ठीक। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक एनालिसिस करके दिखाई है। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूला याद करके नहीं, इस तरीके से एनालिसिस करके करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। बोलिए, अगर मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक सपोज करो कि चलो एक क्वेश्चन बना देते हैं
और वो क्वेश्चन है ये, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटरमाइन मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द wedge as shown in figure, और angle of friction for all contact surface is 10 डिग्रीज। ठीक, इस तरीके का एक क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको डायग्राम भी गिवन है, डायग्राम भी इसके अंदर आपको दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए कि ये है लोड। ठीक है, और ये है वेज। लोड है हमारे पास यहाँ पे 25 किलो न्यूटन का, और ये जो वेज एंगल है ये है हमारे पास यहाँ पे कितने का, 10 डिग्रीज का। ठीक, और यहाँ पे हमको लोड लगाना है P, इसको उठाने के लिए। सारे कॉन्टैक्ट सरफेस के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन एंगल जो है 10 दे रखा है, 10 डिग्रीज। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आप सीधा सीधा ये रिलेशन यूज कर सकते हो, डेट इज P इक्वल टू W इंटू 10 2 प्लस अल्फा, क्योंकि हर सरफेस का फ्रिक्शन एंगल कांस्टेंट है। तो यहाँ से P मिनिमम आ जाएगा, लोड कितना गया है 25 इंटू 10 ऑफ 2 कितना हो जाएगा, डेट इज 20 डिग्री प्लस अल्फा कितना है 10 डिग्री। तो बेसिकली आ जाएगा हमारे पास 25 इंटू 10 30। तो 25 इंटू 10 30 की जो वैल्यू होती है ये निकल करके आती है कितनी, 14.43 किलो न्यूटन। तो बेसिकली आपको 14 किलो न्यूटन का लोड लगाना पड़ेगा इस वेज को उठाने के लिए ऊपर की तरफ। तो अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाएगा तो आपका ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर क्वेश्चन बदल गया तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। और मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ, क्वेश्चन में बदल भी देता हूँ। अभी देखो बदलता हूँ क्वेश्चन, और ये रहा क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, डिटरमाइन मिनिमम वैल्यू ऑफ P to move the wedge as shown. Phi s is the friction angle for the surface S। ठीक है, फॉर द कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, और यहाँ पे जो डायग्राम है वो मैं यहाँ पे आपको बना के दे देता हूँ।
ये हमारे पास आ गया लोड, जिसको कि हमको उठाना है, और ये आ गया बच्चे वेज। ये आ गया यहाँ पे हमारे पास वेज, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक वॉल है, और ये हमारे पास यहाँ पे फ्लोर है, और ये हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक है, ये हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक है, और ये हमारे पास यहाँ पे वेज है, और इसके ऊपर हमको एक फोर्स लगाना है, डेट इज P। ये हो गया बॉडी 1, ये हो गई बॉडी 2, और ये हो गया सरफेस 3। इस ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 किलो न्यूटन है। वॉल और ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहाँ का जो फ्रिक्शन एंगल है वो है 8 डिग्रीज। ये जो आपके पास वेज है ये है यहाँ पे वेज एंगल इसका 12 डिग्रीज, और यहाँ पे ब्लॉक और वेज के बीच में जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है वहाँ का फ्रिक्शन एंगल है 7 डिग्रीज, और वेज और फ्लोर के बीच का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहाँ का जो फ्रिक्शन एंगल है ये है 9 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को आपको जब सॉल्व करना है तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, बताओ। देखो करना कुछ नहीं है, पता है क्या होगा, ये जो इंक्लिनेशन है ना ये बदल जाएंगे। समझने की कोशिश करो, समझ में आ रही है बात? क्योंकि हर जगह का फ्रिक्शन एंगल बच्चे अलग अलग है, ठीक है ना। तो करना कुछ नहीं है, करना सेम चीज है। तो आप इसको एज अ होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे खुद से, और इसका मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख भी देता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 15.848 किलो न्यूटन आएगा, ठीक है जी। 15.848 किलो न्यूटन आएगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना। माय डियर, एक बात और, ये गेट एग्जाम में ऐड हुआ है, तो गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लिया है वेज से, और मैं आपको क्वेश्चन अगर दिखाऊं तो ये देखिए, ये 2 क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज दिस क्वेश्चन नंबर 51, ये जो क्वेश्चन नंबर 51 है ना, ये है अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ये है अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये है अपने सिविल इंजीनियरिंग का। 2021 के हैं दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये है कहानी। तो ऐसा नहीं है कि वेज का क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पूछा है। अब ये हो सकता है इस बार भी पूछ ले, ठीक है। तो कंसेप्ट आपका यही रहेगा, आराम से क्वेश्चन बनाइएगा। फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बनाइए, सारे फोर्सेस लिखिए, और उसके बाद उन फोर्सेस का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल लिखिए, और लेमीज थ्योरम लगा करके सॉल्व कर दीजिए। बस इतना ही करते हैं वेज के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। वेज के अंदर
एक टॉपिक और हमको पढ़ना है, डेट इज रिवर्सेबल मशीन्स, और दूसरा टॉपिक है इरिवर्सेबल मशीन्स, और इसी का दूसरा नाम है क्या, सेल्फ लॉकिंग। ठीक है, अब बात करते हैं रिवर्सेबल मशीन क्या होती है। कोई भी मशीन रिवर्सेबल मशीन कहलाती है तब जबकि उस मशीन पर लगने वाले एफर्ट को जब हम हटा दें तो जो लोड उस एफर्ट की वजह से लिफ्ट ऑफ हुआ था, एफर्ट हटाने के बाद वो लोड वापस से नीचे आ जाए, ऐसी मशीन को बोलते हैं क्या, रिवर्सेबल मशीन। समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल इसी वेज में आप देख लो, आपने लोड लगाया 15.848 किलो न्यूटन से ज्यादा का, जैसे इसका आंसर 15.848 किलो न्यूटन आया था। आपने क्या किया, इसको लोड लगाया 15.848 किलो न्यूटन से ज्यादा का, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर गया, वेज लेफ्ट की तरफ मूव कर गया, और जैसे ही आपने इस लोड को हटाया, लेट अस से कि ये जो ब्लॉक है वापस से नीचे आ गया, व्हेन द रिमूवल ऑफ एफर्ट हैपेंस, तो इस तरीके की जो मशीन होती है इसको बोलते हैं रिवर्सेबल मशीन। हाउएवर इरिवर्सेबल मशीन के केस में क्या होता है, एफर्ट के हटाने के बाद भी जो लोड लिफ्ट हो गया है वो वापस से नीचे नहीं आता है, और इसी को कहते हैं क्या, सेल्फ लॉकिंग। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है स्क्रू जैक का। जब कार को हम लोग लिफ्ट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू जैक, तो आपने देखा होगा, आपने एक पर्टिकुलर एफर्ट लगाया स्क्रू जैक के ऊपर जिसकी वजह से कार लिफ्ट ऑफ हो गई। अब जैसे ही आपने एफर्ट लगाना बंद किया तो ऐसा नहीं है कि कार वापस से नीचे आ जाएगी, वो उसी हाइट पे मेंटेन रहती है। इसका मतलब ये है कि जब आपने एफर्ट को हटा दिया तो ऑन द रिमूवल ऑफ एफर्ट जो लोड है, डेट इज कार का वेट है, वो नीचे नहीं आया, है ना। मतलब कार क्या है, सेल्फ लॉकिंग कंडीशन में है। तो इसको बोलते हैं ऐसी मशीन को इरिवर्सेबल मशीन्स। क्लियर? और कोई भी सिंपल लिफ्टिंग मशीन होगी वो या तो रिवर्सेबल हो या इरिवर्सेबल हो, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस मशीन की इफिशियंसी कितनी है। इफिशियंसी कितनी है उस मशीन की। अगर किसी सिंपल सी जो लिफ्टिंग मशीन है, अगर इसकी इफिशियंसी ग्रेटर देन 50% है तो बच्चे ये हो जाती है क्या, रिवर्सेबल मशीन। That is, on the removal of the effort, the load will come down. However, if the efficiency of this simple lifting machine is less than 50%, then in that case the machine is said to be irreversible or self-locking. Self-locking. मैं इस बात को प्रूफ कर सकता हूं कि इफिशियंसी अगर 50% से ज्यादा है तो रिवर्सेबल, और इफिशियंसी अगर 50% से कम है तो इरिवर्सेबल। और मैं इस बात को प्रूफ कर सकता हूं, और वो कैसे, वो यहां पे देखो। तो इसको प्रूफ करने के लिए यहां पे आप देखिए कि ये मेरे पास है एक वॉल और ये एक फ्लोर, इसके ऊपर मैंने बना दिया एक ब्लॉक, और यहां पे हमने बना दिया है क्या, एक लोड, सॉरी एक वेज, जो कि इसके ऊपर P फोर्स हम लगाएंगे, और ये हो गया लोड W नीचे की तरफ। लेट अस से ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड P, वेज आगे की तरफ जाता है X यूनिट, और जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ जाता है Y यूनिट। तो यहाँ पे जो हमारे पास वर्क इनपुट है वो कितना है, P इंटू X, और जो आउटपुट है वो है हमारे पास कितना, वर्क अगेंस्ट द लोड, डेट इज W इंटू वाई। और मैंने आपको बताया था कि
ये कंजर्व नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होगा, वर्क लॉस हमको देखने को मिलेगा, डेट इज वर्क लॉस्ट इन द फ्रिक्शन, वर्क लॉस्ट इन द फ्रिक्शन, डेट इज द इनपुट माइनस आउटपुट, डेट इज px माइनस wy। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनो कि विद द रिमूवल ऑफ द एफर्ट लोड W कैन मूव वर्टिकली डाउन ओनली इफ इट कैन ओवरकम द फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। अगर हम ये लोड P हटा देते हैं तो ये जो लोड W है, ये जो लोड W है, ये नीचे तभी आ पाएगा अगर ये ओवरकम कर लेता है इस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि लोड के हटाने पे, जब ये हमने लोड लगाया था तो ये जो ब्लॉक था ये वाई डिस्टेंस ऊपर चला गया था। अब लोड हमने हटा दिया, लोड हमने हटा दिया तो ब्लॉक जो है वो वाई डिस्टेंस नीचे आएगा। तो वर्क डन बाय द लोड कितना हो जाएगा बच्चे, WY। और अगर ये वर्क लॉस्ट इन फ्रिक्शन से ज्यादा है तभी ये नीचे आ पाएगा, ये कंडीशन है। तो आप यहां पे देख सकते हो ये जो आ गया P इंटू एक्स शुड बी लेस देन 2 इंटू WY। क्लियर, बोलिए। तो यहां से आ जाएगा हाफ शुड बी लाइक दिस, WYP इंटू वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स। क्लियर, बोलिए। और ये W अपॉन P इंटू वाई अपॉन एक्स क्या है, मैं अभी ऊपर आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये W अपॉन P इंटू वाई अपॉन एक्स क्या है, ये है इफिशियंसी। ये क्या है, इफिशियंसी। बेसिकली हाफ ये आ गया, और ये क्या है, इफिशियंसी। डेट इज इफिशियंसी शुड बी ग्रेटर देन 1/2। इसका मतलब ये हो गया कि इफिशियंसी शुड बी ग्रेटर देन 50%। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इफिशियंसी, देखो हमने क्या कहा कि अगर ये नीचे आ रहा है तो इसकी इफिशियंसी 50% से ज़्यादा है। इसी का उल्टा केस क्या हो जाएगा, अगर इफिशियंसी 50% से कम है तो मशीन कैसी हो जाएगी, सेल्फ लॉकिंग। ठीक है, तो ये होता है एक छोटा सा केस, डेट इज इन केस ऑफ द रिवर्सिबल इरिवर्सिबल मशीन्स। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर किसी मशीन की इफिशियंसी 50% से ज़्यादा है तो वो रिवर्सिबल, और अगर 50% से कम है तो सेल्फ लॉकिंग। इसको याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपका वेज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। क्लियर, बोलिए। ऑल राइट।